आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं परिवहन और संचार। इससे पूर्व जो अपनी कक्षा हुई उसमें अपन ने पढ़ा सड़कों के प्रकार, जिसके अंदर सड़कों के प्रकार में पढ़ा अपन ने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमांत सड़कों के बारे में चर्चा की। वो किन्हें कहा जाता है उसके बारे में अपन ने छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि देश की राजधानी को राज्यों की राजधानी से जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, तथा राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, स्टेट हाईवे। और जिला मुख्यालयों से तहसील मुख्यालयों को जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो जिला सड़कें कहलाती है। और तहसील मुख्यालय से प्रत्येक गांव को जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है अन्य जिला सड़कें कहलाती है, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हुए तथा एक गांव को शहर से जोड़ते हुए जो सड़कें बनाई जाती है वो ग्रामीण सड़कें कहलाती है। साथ ही हमने पढ़ा था कि सीमांत सड़कें कौन सी होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे जो सड़कें विकसित की जाती है जिनका प्रयोग युद्ध समय के समय और देश विकास के लिए किया जाता है वो कहलाती है ग्रामीण सड़कें। आज अपना टॉपिक है वो है रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो माल वाहन के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी वास्तविक शुरुआत तो हुई थी इंग्लैंड में, अपने भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, मुंबई से थाने के बीच महाराष्ट्र के अंदर। शुरुआत में जब इसकी की गई तो मात्र 34 किलोमीटर की दूरी की तय की थी, जिसके अंदर 14 डिब्बे लगे हुए थे और लगभग 400 यात्री थे जिन्होंने पहली यात्रा की थी। और इसके बाद जब विद्युत रेल चली, पहले चलती थी कोयले के द्वारा संचालित, विद्युत जो रेल चली थी उसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था, डेक्कन क्वीन। और इसकी शुरुआत गांव से पुणे के मध्य ये दूरी तय की थी जो भारत की पहली विद्युत रेल कहलाती है। और 31 मार्च 2016 के अनुसार भारत के अंदर कुल जो परिवहन मार्ग है, रेल परिवहन मार्ग, उसकी लंबाई है 67,312 किलोमीटर। कितनी है, 67,312 किलोमीटर, जिसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। 7,133 स्टेशन है, 9,213 इंजन और 53,220 यात्री वाहन जिसे अपन बोलते हैं डिब्बे, वो हैं जिनकी संख्या। और मालगाड़ियां जिनके द्वारा माल संचालित होती है 2,29,318 मालगाड़ियां भी हैं जो भारतीय रेल का भाग हैं। गेज, दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है जिनपे अपनी ट्रेन चलती है, दो पटरियां लगी हुई होती है, उन पटरियों के बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, गेज कहलाती है। और भारतीय रेल को गेज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वास्तविक दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच की, वो होती है 1 मीटर, जो कहलाती है मीटर गेज या मानक लाइन। अब अगर 1 मीटर से ज्यादा दूरी है तो वो कहलाती है ब्रॉड गेज, और 1 मीटर से अगर कम है तो वो कहलाती है नैरो गेज। तो 3 भागों में बात की, जिसमें पहला है ब्रॉड गेज जिसे बड़ी लाइन बोलते हैं, और उन दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.67 मीटर, अर्थात 1.67 मीटर दोनों पटरियों के बीच की दूरी। और मीटर गेज या मानक लाइन दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है वो होती है 1 मीटर। नैरो गेज की बात करें तो 1 मीटर से कम होती है, अर्थात उसे छोटी लाइन भी बोलते हैं, और उसकी दूरी होती है 0.67 मीटर। अर्थात गेज के आधार पर भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया, 3, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। मालगाड़ियों के संचालन के लिए, जो अपने बड़ी मालगाड़ियां, उनके संचालन के लिए, उनकी देखरेख के लिए बनाया गया है समर्पित है माल भाड़ा कॉरिडोर बनाया गया है जो संपूर्ण देखरेख करता है। इसी प्रकार जो अपनी रेल पूरी है उसको 16 रेल जोन मंडलों में बांटा गया है। कितने में, 16 रेल जोन मंडलों में बांटा गया है। और अपन बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर 5,784 किलोमीटर लंबाई है। साथ ही भारत का 11%, अर्थात भारत के अंदर जितना भी रेल परिवहन है उसमें से 11% राजस्थान के अंतर्गत आता है। और राजस्थान से जो निकली हुई रेल परिवहन मार्ग है वो 15 मुख्य रेल मार्ग है, उनको अलग अलग छोटी छोटी श्रेणियों में बांटा गया है। अब रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन की विशेषताएं अपन पढ़ें। अधिक दूरी के लिए सबसे अच्छा है, अपन ने पढ़ा था सड़क परिवहन में कि छोटी दूरी और मध्यम दूरी के लिए, लेकिन रेल परिवहन बड़ी दूरी अगर आप तय करते हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रेल परिवहन बिछाना आसान होता है क्योंकि सड़क तो बार बार टूट जाती है, लेकिन जब अपन ने रेल को एक बार बिछा दिया तो उसके टूटने का खतरा कम रहता है। एक बार बिछाने का खर्चा था, बार बार कोई खर्चा नहीं आता है। सड़कों में तो अपन देखते हैं बार बार रिपेयरिंग करनी पड़ती है, जबकि इसमें कोई रिपेयरिंग की चार्ज नहीं, देखरेख तो करनी पड़ती है, लेकिन एक बार शुरुआत की निर्माण लागत आती है। अधिक यात्री और माल का वहन होता है, गाड़ी के अंदर क्षमता
कम होती है, जबकि रेल की क्षमता अधिक होती है। तो उसमें एक साथ ही काफी यात्री जा सकते हैं, एक साथ ही काफी माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और उद्योगों को संचालित करने के लिए, उद्योगों का जो कच्चा माल है उनको पहुंचाने के लिए, उद्योगों का और उद्योगों का तैयार माल है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए रेल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें लागत भी कम लगती है, खर्चा कम आता है। लेकिन अपन इसकी बात करें तो हानियां भी होती है कि रेल लाइन के लिए अधिक धन व्यय, शुरुआत में धन तो लगता है लेकिन अधिक धन लगता है। रेल सड़क के अंदर कम खर्चा आता है जबकि इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चा आता है, और अधिक दुर्घटनाएं ग्रस्त होती है क्योंकि तुमको पता है कि छोटी स्टेशनों पर इसको रोका नहीं जा सकता, अचानक सामने कोई आ गया तो ब्रेक लगा नहीं सकते, तो उनसे अपन को बहुत नुकसान होता है। अब अपना है पाइपलाइन। पाइपलाइन के बारे में अपन सभी जानते हैं, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से और सुगमता से पहुंचाने का माध्यम है वो पाइपलाइन होता है। क्योंकि अपन को पता है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बाय रोड पहुंचाएंगे तो अपन को काफी समय लगेगा, तो अगर पाइपलाइन एक बार बिछा दी तो उन तरल पदार्थों को आसानी तक पहुंचाया जा सकता है। तरल पदार्थों के लिए पाइपलाइन महत्वपूर्ण है। भारत में पाइपलाइन की जो शाखाएं हैं उनको 3 भागों में, जैसे उदाहरण के लिए जहां पर उत्पादन किया जाता है उसको बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाइपलाइन का। भारत की जो पाइपलाइन है उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें से नंबर 1 है गुवाहाटी से बरौनी। गुवाहाटी आपके आ जाती है असम, और बरौनी आपकी आ जाती है बिहार। वहां तक पाइपलाइन बिछाई गई है और उसको भी 2 भागों में उसको आगे बढ़ा दिया गया। पहले थी बरौनी तक, उसको वर्तमान में बढ़ा दिया गया है कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी 2 शाखाएं हैं, बरौनी से हल्दिया, बरौनी से हल्दिया पश्चिम बंगाल से जोड़ी गई। दूसरी है गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, अर्थात पश्चिम बंगाल में ही इसको जोड़ा गया है। ये भारत की पहली और महत्वपूर्ण शाखा है। नंबर दूसरा है सलाया गुजरात। सलाया गुजरात से जालंधर, जालंधर आपके आ जाता है पंजाब में, वहां तक पाइपलाइन बिछाई गई है कि एक शाखा वडोदरा के निकट कोयली व चक्सू को भी जोड़ती है, अर्थात गुजरात से जालंधर। नंबर 3 है एचवीजे, भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। एचवीजे, एच का हजीरा, वी का विजयपुर, कभी बी भी आता है विजयपुर, विजय विजय एक ही चीज है। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन जो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ती हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। इसकी एक शाखा अपने राजस्थान कोटा तक भी आती है और महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी एचवीजे, और इसी प्रकार विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? बिग इंच पाइपलाइन। कहां पर है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहां? उत्तरी अमेरिका के नीचे के भाग में देखेंगे अपन, तो वहां पर अपन को मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी, वहां पर विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। इसी प्रकार अपन बात करें कि प्राकृतिक, ये जो पाइपलाइन है, पहले तेल, प्राकृतिक तेल की खोज की गई थी अपने असम, तो वहां पर लाइनें बिछाई गई। दूसरा अपना गुजरात, तो वहां पर पाइपलाइनें विकसित की गई, और आगे है प्राकृतिक गैस वाली, इसके अकॉर्डिंग ये। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसके अंदर कमियां क्या क्या है। दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, रिसाव अधिक होता रहता है, और दुर्घटनाओं के अंदर जान माल धन की अधिक नुकसान की संभावना है। विशेषताओं की बात करें तो समय की बचत होती है, पाइपलाइन बिछाना आसान होता है, ये महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं।